हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसका वेटेज हमारे सीएस प्रोफेशनल की एग्जाम में 150 मार्क्स का रहता है अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है। और अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज नहीं किया है तो आपका पेपर नंबर 5 का सेकंड पोर्शन यानी कि 50 मार्क का पूरा यही सब्जेक्ट है। और दोनों सब्जेक्ट में मतलब कि पेपर नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है और पेपर नंबर 9 का जो पार्ट है उसमें सिर्फ 2 यूनिट का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पेपर नंबर 9 का जो बुक है उनको उठाएंगे और उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। आज 18 नवंबर है, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन। और हमारा पेपर 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनके पहले हमें कैसे भी करके सिलेबस को खत्म करना है। ठीक है। अभी हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जो भी हमारा ओपन बुक एग्जाम है उनके लिए हम लोग बुक तो लेके जाना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो हम लोग एक नोट्स बनाते जाएंगे जिसमें हम सब लोग जो भी इम्पोर्टेंट केस लो से सेक्शन नंबर के हिसाब से वो लिखते जाएंगे। ठीक है। तो मेरे साथ में आपको नोट और पेन लेके बैठना है। उनके अलावा दूसरी बात कि ये एक ही साथ में हमारा दो सब्जेक्ट का स्टडी खत्म हो जाए, इसके लिए हम साइड साइड बाय साइड कोर्स भी याद रखते जाएंगे। ताकि क्या होगा कि हमारा जो पेपर नंबर 5 के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी कंप्लीट होते जाए। फिर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे उनका हम लोग एक वीडियोस देख लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे किस में से पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल का ही यूज करने वाला हूँ, स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाने वाला हूँ। फिर दूसरी बात आती है कि हमने जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया है उनको आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे। तो आपको मेरे साथ साथ ही हर रोज का हर वीडियो अगर देखते जाते हो, मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ वैसे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या होगा कि हमारा साथ साथ में ही सब सिलेबस खत्म होता जाएगा। तो एग्जाम के पहले हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अभी हम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एक मिनट, सॉरी। यस। आप अभी स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 से। लेसन नंबर 1 में हिस्ट्री वगैरह और आईबीसी के बारे में बताया है। लेकिन वो सब्जेक्ट, वो जो फर्स्ट वाला यूनिट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में डील करेंगे। उसके पहले बाकी का जो भी पोर्शन है वो हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। और हमारा उसमें प्रायोरिटी ऐसा रहेगा कि जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स है उनको हम सबसे पहले ज्यादा फोकस करेंगे। खासकर से इंश्योरेंसी का जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके बाद में पीपीआरआई की जो भी नया कंसेप्ट आया सेक्शन नंबर 54 में इंट्रोड्यूस हुआ है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, रिपोर्ट टू बीएलआरसी पढ़ेंगे, नीड ऑफ द कोड पढ़ेंगे, स्कीम ऑफ द कोड पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन क्या क्या है वो देखेंगे, इंपोर्ट और डेफिनेशंस देखेंगे और केस लॉस देखेंगे। ठीक है। अभी आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले तो क्या है, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के बारे में बताया गया है कि वो दोनों नॉर्मली जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। बट वो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, क्या है वो नीचे दिया गया है। बराबर। और वो दोनों सिनोनिम्स नहीं है। सो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी किसे बोलते हैं, तो डिनोट्स द स्टेट ऑफ द वन हुज एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे हिज डेब्ट्स और हिज जनरल इनएबिलिटी टू पे हिज डेब्ट्स। मतलब क्या कहना चाहता है कि इंसॉल्वेंसी हम उसे बोलेंगे कि जहां पे किसी व्यक्ति के पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है, वो उस सिचुएशन में आ गया है कि अब वो पैसा किसी का नहीं चुकाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको ऐसा कभी लगेगा कि अभी हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है और हमारे पास पूरा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो उस स्टेज में हम उसे इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन बोल सकते हैं। ठीक है।
और वो ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि मतलब आपके पास पैसे सिर्फ लाइबिलिटी से ज्यादा है। उसमें क्या होता है कि आपके पास लाइबिलिटी की जो एबिलिटी है चुकाने की वो आपकी खत्म होने लगती है। जैसे कि कोई जैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व पढ़ा होगा कि जैसे जैसे मार्केट डिक्लाइनिंग स्टेज में जाता है तो कभी ऐसा होता है कि वो जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी में जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो अपने पास नोकिया का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल रहता है जनरली कि नोकिया का जो सिंपल मोबाइल वाला बिजनेस था उनको उन लोगों को सेल कर देना पड़ा। क्यों सेल कर देना पड़ा? क्योंकि वो मार्केट में बिक नहीं रहा था। ठीक है। जैसे जैसे एंड्रॉइड फोन आया और बाकी के टच स्क्रीन वाले फोन आए तो उस सिचुएशन में वैसे नोकिया का इंसॉल्वेंसी नहीं हुआ था, उसको टेक ओवर कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। बट ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि वैसी जो कभी सिचुएशन आए तो वो जो सिचुएशन है कि जब आपके पास डेब्ट को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, बराबर, और ना ही आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, तो उस जो सिचुएशन है उसे इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। बराबर, तो वापस से हम एक बार देख लेते हैं। द टर्म इंसॉल्वेंसी डिनोट्स द स्टेट ऑफ वन whose assets are insufficient to pay his debts or his general inability to pay his debts. Okay, the insolvency is used in a restricted sense to express inability of a party to pay his debts as become due in the ordinary course of business. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंसॉल्वेंसी टर्म है वो रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज होता है। और वो क्या दिखाता है कि पार्टी जो है वो एबल नहीं है पैसा पे करने के लिए। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। द वर्ड बैंक्रप्सी डिनोट्स अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी हु कैन नॉट रिपे डेब्ट्स टू क्रेडिटर्स। बैंक्रप्सी क्या दिखाता है? तो लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी हु कैन नॉट रिपे इट्स डेब्ट टू द क्रेडिटर्स। जैसे कि हम विजय माल्या जी का एग्जांपल लेते हैं, तो जब किंग फिशर है उनके पास पैसे नहीं रहे तो उन्होंने फाइल कर दिया था कि अब हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो वो जो लीगल स्टेटस मिल जाता है कि अभी इनके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है, तो वो जो लीगल स्टेटस है उनसे उनको हम लोग बैंक्रप्सी कहते हैं। द बैंक्रप्सी प्रोसेस बिगिंस विथ फाइलिंग द पिटिशन इन अ कोर्ट और बिफोर एन एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी designated for this purpose. The debtor's assets are then evaluated and used to pay the creditors in accordance with the law. Therefore, while insolvency is the inability to of a debtors to repay their debts, the bankruptcy, on the other hand, is a formal declaration of a insolvency in accordance with the law of the land. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इंसॉल्वेंसी है वो एक सिचुएशन है कि जहां पे आप इनेबल हो गए हो, और बैंक्रप्सी है कि वो सिचुएशन है उसका आप फॉर्मल डिक्लेरेशन कर देते हो, सबको बता देते हो कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, और आपने जो भी लीगल रिक्वायरमेंट जिस तरह से बताया है उस हिसाब से आप पिटीशन कोर्ट के पास फाइल करते हो या तो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, तो वहां से आपका बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाता है। Insolvency describes a situation where debtor is unable to meet his or her obligation, and bankruptcy occurs when a court determines insolvency and gives legal orders for it to be resolved. Thus, insolvency is a state and bankruptcy is a conclusion. So, what's the last stage? Insolvency is what? It is a state of which where business is unable to pay its debts. And what is bankruptcy? Bankruptcy is the conclusion of the process. ओके, सो बैंक्रप्सी में क्या होता है? जैसे कोई भी बिजनेस के पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो वो सबसे पहले उनको तो मालूम हो जो गया होगा, जो भी उसका मैनेजमेंट कर रहा होगा, जो भी उनके प्रमोटर होंगे उनको तो पता होगा कि अभी हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आ गया उसे इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। और वो जैसे ही कोर्ट में फाइल करेगा कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं चुका सकते, या तो उनके किसी क्रेडिटर उनके ऊपर केस फाइल कर देगा और उनके पास पैसा चुकाने का नहीं होगा, तो वो जो सिचुएशन हुआ जहाँ पे वो लीगली डिसाइड हो गया कि अब इनके पास पैसा नहीं है, वो जो सिचुएशन है उनको बैंक्रप्सी कहा जाता है। The term insolvency is used for the individuals as well as organization and corporates. तो इंसॉल्वेंसी है वो सबके लिए यूज होता है, जबकि इंसॉल्वेंसी अगर रिजोल्व नहीं होता है, मतलब कि आप कैसे भी करके, जैसे मैंने बताया कि नोकिया के केस में माइक्रोसॉफ्ट ने उसे एक्वायर कर लिया था, तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, वो बिजनेस को आगे नहीं चला सकते हो,
तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपको या तो बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी, अगर नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो उसका बैंक्रप्सी फाइल होगा, और बैंक्रप्सी की प्रोसेस के दौरान उनका जो भी असेट वगैरह है वो उनसे ले लिया जाएगा, उसके लिए रिसीवर अपॉइंट होगा, और वो बाकी का प्रोसेस करेगा। वो अपन आगे देखेंगे। और अगर इंडिविजुअल्स है वो कॉर्पोरेट है, उनके लिए लिक्विडेशन होता है कि उनका बिजनेस बंद करके बेच के जो भी आया वो रिकवर करके उनके जो भी डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, जो भी रेशियो में आता है उनको पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब बैंकरप्ट का डेफिनेशन दिया है, तो हम लोग नोट पेन में लिख लेंगे। बैंकरप्ट के लिए सेक्शन है 79 सबसेक्शन 3। बराबर, क्या डेफिनेशन दी है? A debtor who has been adjudged as a bankrupt by bankruptcy order under section 126 or B, each of the partners of the firm where bankruptcy order under section 126 has been made against a firm or any person adjudged as a undischarged insolvent। 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो भी डेटर है उसने उनको एडजस्ट कर दिया गया है एज अ बैंकरप्ट, वो क्या है? बैंकरप्ट है। दूसरा कौन है? कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है, उनके पार्टनर है, कि जो पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो गई है, उनके जो भी पार्टनर है और वो फर्म है, वो भी बैंकरप्ट बोले जाएंगे। और एनी अदर पर्सन है जिसका इंसॉल्वेंसी स्टेज है वो अनडिस्चार्ज है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है, वो पर्सन भी बैंकरप्ट बोला जाएगा। ठीक है। लिक्विडेशन ऑन दी अदर हैंड in its general sense means closure or winding up of a corporation or an incorporated entity through legal process on account of its inability to meet its obligations or to pay its debt. In order to clear its indebtedness, the assets or the are sold at the most reasonable rates by the competent liquidator appointed in this legal। ओके, तो लिक्विडेशन में क्या होता है कि जो भी कंपनी है या तो एलएलपी है, क्योंकि हमारे देश में या तो दो ही फॉर्म होते हैं, या तो कंपनी फॉर्म रहता है या तो एलएलपी फॉर्म रहता है बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। बराबर, जनरली बाकी ट्रस्ट यूनियन वगैरह रहता है, लेकिन वो यहाँ पे जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दो दो चीजें हैं, कंपनी है या तो एलएलपी है, उनको डिसोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? या तो उसका मर्जर करवा दिया जाएगा किसी और कंपनी के साथ, या तो उसका असेट वगैरह है वो बेच दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर उसे बंद कर दिया जाएगा, जो भी तरह से उनकी रिकवरी हो सकती है उस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको कॉमन सेंस में लिक्विडेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फर्स्ट देखेंगे ये टॉपिक को। इन द वेक ऑफ द sickness of the country, industrial climate prevailing in 80s, the government of India set up in 1981 a committee of the expert under the chairmanship of Sri T Tiwari। कब हुआ? 1981 में ये वाली एक कमिटी सेटअप की गई। किसके लिए? तो एग्जामिन द मैटर टू रिकमेंड सुटेबल रेमेडीज। देयरफॉर, तो क्या था पहले हमारे पास? प्रॉब्लम ये था कि बैंक का जो भी पैसा डूब जाता है उसको रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। इसके लिए 1985 में एक स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया गया, सीक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, कॉमनली नोन एज सीका। ये किसकी? तो के श्री टी तिवारी जी की कमिटी ने जो बताया उसके हिसाब से बनाया गया। और सीका का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ सीका वाज टू डिटरमिन सिकनेस एंड एक्सपेडिएट टू रिवाइवल ऑफ पोटेंशियली वायबल यूनिट्स और क्लोजर ऑफ अनवायबल यूनिट्स। अगर जो यूनिट है वो चल सकता है तो उसे चलाओ, अगर नहीं चल सकता है, बहुत ही खराब परिस्थिति है, तो ही उसको बंद करना है। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर वायबल यूनिट्स को है तो उसको चलाओ, क्लोज, या तो जो अनवायबल है उनका क्लोजर करो। ठीक है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट बाय रिवाइवल idle investment in a sick units will become productive by the closure, the locked up investment in unviable units would get released for productive use as well। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है
कि इसका जो ऑब्जेक्ट था उसमें यह बताया गया था कि अगर जो कंपनी है वो उसकी सिचुएशन खराब है, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर बिक सकती है मार्केट में, अभी उसका मार्केट, आप नॉर्मली अगर इस चीज को समझना है ना, तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो उसके 3 स्टेज होते हैं मेनली। कि एक तो वो मार्केट में आएगा, उसके बाद वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद डिक्लाइन करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल, हर प्रोडक्ट ऐसे ही वर्क करता है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में। उस फेज में वो बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट जो रहती है वो महंगी भी होती है, क्योंकि नई नई आई है। और उसके बाद उसकी प्राइस डाउन होती जाती है, उसमें बहुत सारे कंपटीटर्स आते जाते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें बहुत सारी कंपटीशन हो जाती है, और धीरे धीरे फिर उसका मार्केट डिक्लाइन होने लगता है। तो उस हिसाब के, वही चीज के हिसाब से, अगर आपका प्रोडक्ट है वो चल सकता है, अगर वो जो बिजनेस है, कंपनी है, वो अगर रिवाइव हो सकती है, तो उसे रिवाइव किया जाएगा। अगर वो रिवाइव नहीं हो सकता है, उसमें से वो बिजनेस चल ही नहीं सकता है, तो ही उसको क्लोज किया जाएगा। क्योंकि अगर आपका बिजनेस चल सकता है, तो अगर आपका बिजनेस चल गया तो उसमें से आप वापिस से कमा के दोगे, तो बैंक को जो भी पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कमा ही नहीं सकते हो, आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता है, तो फिर आपका जो भी है वो बेच बाच के जो भी आया अपना पैसा निकाल के उसको दूसरी जगह पे लगाया जा सकता है। यही ये सीखा जो लो आया उसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नोट्स कैसे बताएंगे, ठीक है, वो देखते हैं अभी। वेट अ मिनट।